अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 8 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, तो मतलब आपको सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से इसका कंटेंट ओपन कर लिए। चलिए कंटेंट ओपन कर लिए, हम आपको इसका सिलेबस बता देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बता रखा है, हिस्ट्री का PA2 का और सिविक्स का, ज्योग्राफी का, मतलब आपको पूरा PA2 का सिलेबस हम बता चुके हैं। हिस्ट्री में जो आपके PA2 में चैप्टर्स आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, जिसमें से हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, जिसमें से हम 1 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे कितने रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा हमारा बचा है, वेस्टर्न एजुकेशन अंडर कॉलोनियल रूल, ये हमारा लास्ट चैप्टर बचा है और 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 8 में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे भी हमने आपको बताया था, ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, जो आज हमारा चैप्टर है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। और सिविक्स की बात करें, सिविक्स में 2 चैप्टर हैं, अंडरस्टैंडिंग लॉज और द जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव हमने कटवा दिया था क्योंकि हमारा ये पहले हाफ ईयरली का सिलेबस था, तो अब इसे हम दोबारा पढ़ेंगे नहीं। आप इसे अपने आप बुक में अपने आप रिवाइज कर लिए, मतलब रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा मगर आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो इसमें पूरा चैप्टर में बताया गया है, तो आप इसे अपने आप घर पर पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे अंडरस्टैंडिंग लॉज और द जुडिशरी, ये 2 चैप्टर। ये आपके 2 चैप्टर किस में आ रहे हैं, सिविक्स में आ रहे हैं, PA2 के। PA2 का सिलेबस है ये सब। ठीक है, PA2 PA सेकंड जो होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग लॉज और द जुडिशरी सिविक्स में। ऐसी ज्योग्राफी में हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 चैप्टर आएगा PA2 में, एग्रीकल्चर। और हिस्ट्री में 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, पेज नंबर 120। तो पेज नंबर 120 ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर अपना। चलिए चैप्टर नंबर, पेज नंबर 120 ओपन कर लिए, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 120, चैप्टर नंबर 4। अब ये पार्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। हमने इससे पहला वाला चैप्टर कितने पार्ट में कराया था। चलिए पहले वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए इससे पहला चैप्टर हमने पार्ट 5 यहाँ कंप्लीट कराया था, फिर पार्ट 6 यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। यानी हमारा चैप्टर कौन सा होना चाहिए, ये पार्ट 7 में होना चाहिए। कौन से में होना चाहिए, पार्ट 7 में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्ट 7 लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पार्ट 7 मेंशन कर दिए अपनी बुक पर। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 7 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम पार्ट नंबर 7। पार्ट कौन सा है हमारा, ये पार्ट 7 है, तो यहाँ पार्ट 7 लिख लिए। और यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस दिन की बच्चों आपको खुद लिखनी है ये डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दिएगा। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आप जानते होंगे किसे कहते हैं, खेती बाड़ी। लेट्स रीड। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इंसान काम करता है, उसमें से सबसे एक बेसिक एक्टिविटीज़ है इंडिया की। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है ये वन ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज़। ये कह रहे हैं अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, ये 3 मेन कैटेगरीज़ में क्या हुई हैं, क्लासीफाई हुई हैं, मतलब डिवाइड करी गई हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है, 3 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, तीसरी होती है टर्शियरी एक्टिविटी। क्या, टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरीज़ में हमने क्लासिफाइड कर दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़, फिर यहाँ है एक्टिविटीज़ इन विच, यहाँ लिखा है देखिए, एक्टिविटीज़ इन विच ह्यूमन बीइंग यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं एक्टिविटीज़ इन विच ह्यूमन बीइंग यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ जिसमें ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, सारी कुदरती चीज़ को यूज़ करता है, वो वाली एक्टिविटीज़। उन कामों में जिसमें इंसान सारी कुदरत की दी हुई चीज़ों को यूज़ करता है, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं उसे, हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं, आर हंटिंग, फूड गैदरिंग, पेस्टोरलिज्म, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। अब इसके एग्जाम्पल दिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दिया ना, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, यहाँ पर हंटिंग मतलब शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, पेस्टोरलिज्म पेस्टोरल्स जो होते हैं, फिशिंग करना, ठीक है, फॉरेस्ट्री और माइनिंग, और मतलब जंगलों में इधर उधर घूम के जंगलों के सामान को यूज़ करना, और फिशिंग करना, ठीक है, मछलियाँ पकड़ना, या माइनिंग करना। ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हम किसकी मदद से करते हैं, नेचुरल चीज़ों पे ही करते हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके।
माइनिंग भी करते हैं तो ज़मीनों में गड्ढे गड्ढे खोदते हैं, ठीक है। फिशिंग करते हैं तो हम समुद्रों को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, मछलियों को यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ हैं, सब कुदरती चीज़ हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो गई। क्या मतलब, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने वो एक्टिविटी करी, तो कौन सी एक्टिविटी हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। ये कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या, एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। उसके बाद एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज आर मॉडिफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और ये कह रहे हैं वो एक्टिविटीज़ जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके और दूसरे रिसोर्सेज को यूज़ करके हम उसे मॉडिफाइड कर दें, किस लिए, टू ग्रेट एक्सटेंट, कि उसका हम और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मतलब अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो ये हुई कि हमने जंगलों से लकड़ी काटी, यूज़ करी। अब उस लकड़ी को काट कर हमने फर्नीचर बना दिया, तो उसका सेकेंडरी काम हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। क्या हुआ, पहले हम जंगलों को यूज़ कर रहे हैं, उसके पेड़ पौधे फल फ्रूट खा रहे हैं, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है, उसकी ही चीज़ों को प्राइमरी चीज़ों को लेकर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिल रही हैं, वो सारी रिसोर्सेज को लेकर या जो बाकी दूसरी रिसोर्सेज हैं उन्हें लेकर हम उसे मॉडिफाई करके और अच्छे ग्रेट एक्सटेंट में यूज़ कर दें। टू मॉडिफाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर इंडस्ट्रीज़। और इसकी एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की, इंडस्ट्रीज़ और वीविंग एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज़ में जैसे क्या है, स्मॉल एंड कॉटेज, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़, लार्ज इंडस्ट्रीज़, कैसे भी इंडस्ट्रीज़ हो। अब इंडस्ट्रीज़ को क्यों कहा गया है बच्चों, देखो इंडस्ट्रीज़ को इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें लकड़ियाँ चाहिए। जैसे तो लकड़ियाँ कहाँ से मिली, हमें नेचुरल रिसोर्स से मिली। कहाँ से, जंगल से मिली। जंगल एक हमारा, जंगल जो है, जो पेड़ है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है, नेचर से मिल रहा है, कुदरत से मिल रहा है। तो वो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके या दूसरे अदर रिसोर्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और ये कह रहे हैं जितनी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग काम है, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी तरह, किसी भी तरह का काम है, वो सब हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। क्या, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो वो हमारा किस में आ जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। एक्टिविटीज़ बाय विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर फैसिलिटेटेड आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटीज़। और ये कह रहे हैं वो एक्टिविटीज़ जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ पाती हैं या फैसिलिटेटेड हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल पाती हैं, उसे हम कहते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटी अगर नहीं होती तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम कर ही नहीं पाते। मतलब बाकी सारी जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ पा रही हैं, मौजूद हो पा रही हैं, वो हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड अदर सर्विस इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल बताइए आपको। जैसे कि अब ट्रांसपोर्ट की बात करें हम बच्चों, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को कहाँ कर पाते, ठीक है। अगर हमारे पास गाड़ी मोटर ये सब नहीं होती तो हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कर ही नहीं पाते। उसके लिए हमें, जैसे कि अब लोड उठाना है, हमें कहीं इंडस्ट्रीज़ में जाना है, इंडस्ट्री में हमें रॉ मटेरियल पहुँचाना है, तो उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है, ट्रक्स चाहिए, बसेस चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। बैंकिंग है हमारा, ट्रेड है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, अदर सर्विस इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, टर्शियरी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एग्री मीनिंग फील्ड एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। देखो जो ये वर्ड है एग्रीकल्चर, ये किस वर्ड से बना है, हमारा लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन टर्म से बना है, जिसका जो है एग्री। एग्री का मतलब होता है फील्ड यानी ज़मीन, और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन यानी फील्ड कल्टीवेशन, यानी ज़मीन पर कल्टीवेशन करना, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द फील्ड। तो वही कह रहे हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग एग्रीकल्चर का क्या निकला कि कल्टीवेशन करना क्रॉप्स पर, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना फील्ड पर। किस पे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द फील्ड, की फील्ड पर क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना। इन द रिसेंट टाइम एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ये कह रहे हैं इस टाइम, रिसेंट टाइम में जो एग्रीकल्चर है वो खाली
ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स तक ही नहीं कन्फाइंड है इन द फील्ड, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नॉट ओनली फॉर सब्सटेंसेस बट फॉर कमर्शियल पर्पज ऑल्सो। ये कह रहे हैं खाली एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है अब कि खाली हम इससे ही जुड़े रहें कि खाली हम क्रॉप्स ही उगा रहे हैं। अब क्या है, नॉट ओनली कन्फाइंड टू द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड बट इट ऑल्सो इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें अब क्या इंक्लूड हो गया है, इसके साथ क्रॉप्स तो उगाते ही उगाते हैं, साथ साथ हम एनिमल्स को भी पालते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करना, नॉट ओनली फॉर सब्सिस्टेंस, और खाली ऐसे ही शौक में या घर के लिए ऐसे नहीं, बट फॉर कमर्शियल पर्पज़ ऑल्सो, पैसा कमाने के लिए भी हम ये सारे काम करते हैं, ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के तौर पर। दस फिर क्या है यहाँ पर देखिए, 10 एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड और सॉइल। ये कह रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या इन्वॉल्व है, इन्वॉल्विंग प्लांट यूटिलाइजेशन, जिसमें एक प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड और सॉइल, जिसमें लैंड और सॉइल का एक यूटिलाइजेशन होता है, यूज़ होता है, एंड वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और पानी का इस्तेमाल होता है प्लांट्स और एनिमल के ग्रोथ के लिए, टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड क्लोथिंग। किस लिए कि हम वो लोग जो हैं, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ। कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, जैसे कि गुड्स यानी अपने सामान जो उन्हें खरीदना है, यह कपड़ों की। क्यों करते हैं एग्रीकल्चर, वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कपड़े चाहिए, खाने पीने के सामान चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, पैसों से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर कर रहे हैं इसीलिए आएगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमर्ज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ये करें 50% लोग पूरी दुनिया में डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, मतलब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। 50% से भी ज़्यादा लोग वर्ल्ड के अंदर पूरे, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं और यहाँ तक कि हमारा जो इंडिया है वो भी प्रोग्रेसिंग में है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। स्टिल मोर देन 65% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ तक कि अभी भी इंसान जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 65% हमारी टोटल पॉपुलेशन में, अगर 100% में से 65% निकालूँ मैं 65%, तो वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हमारे इंडिया में 65% लोग जो है 65% लोग वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स प्लोइंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, इरीगेटिंग द फील्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। ये कह रहे हैं जो एक्टिविटी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मतलब जो जो काम करने पड़ते हैं, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसमें क्या है, पहला प्लोइंग ऑफ लैंड, लैंड की प्लोइंग करना, लैंड को प्लोइंग करना, लैंड की प्लोइंग करना, सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद फिर बीज को बोना, ठीक है, बीज को लगाना, उसके बाद इरीगेटिंग द फील्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, और टाइम टू टाइम हमें फील्ड में पानी देना, ठीक है, उसे इरीगेट करना, एंड हार्वेस्ट द क्रॉप, और जब धान उग जाए, जब खेत बढ़ जाए, हमारा खेत में फसल उग जाए, तब उसे हार्वेस्ट करना, काटना। द मेथड ऑफ फार्मिंग हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। ये कह रहे हैं जो हमारे फार्मिंग का जो मेथड है अब वो सेवरल चेंजेस में जा चुका है, मतलब अलग अलग तरह के फार्मिंग करते हैं, मेथड भी बहुत अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके साथ साथ, जैसे के साथ साथ हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे चेंजेस आ रही हैं, किसके अंदर, डेवलपमेंट आ रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के चेंजेस और डेवलपमेंट की वजह से हमारे जो मेथड थे फार्मिंग के, पुराने मेथड, उसमें काफ़ी जो है चेंज, मतलब डिफरेंट आ गया है। अलग अलग तरह के हमारे मेथड यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पर अलग, कुछ जगहों पर अलग, तो अलग अलग तरीके के हमारे मेथड्स भी आ गए हैं फार्मिंग के, मतलब कई मेथड होते हैं। अब यहाँ आ गए फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जो कि एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं किस तरीके से, अच्छे, या मतलब अफेक्ट करना मतलब ये नहीं कि हमेशा बुराई हो सकता है जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा हो या जिसकी वजह से नुकसान हो रहा हो। तो पहला क्या है, टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल, तीसरा है सॉइल, उसके बाद इरीगेशन, बेटर सीड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइज़र। अब देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पहले कैसे इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, टेम्परेचर इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर। ये कह रहे हैं टेम्परेचर जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है,
ठीक है। क्रॉप्स हैव डिफरेंट ग्रोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में उगते हैं, जैसे कि हमारा अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन होती है। अब राजस्थान में जो क्रॉप्स है वो अलग होगी, यहाँ पर कुछ अलग होगी। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहाँ की क्रॉप्स अलग होती हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, पानी बहुत चाहिए होता है, तो वो उस इलाके में उगती हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, लो और कूल हो, थोड़ा टेम्परेचर हॉट और ह्यूमिड हो, और वेट क्लाइमेट हो, और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती हो, जैसे रेनफॉल यहाँ पर आ गया। तो वही कह रहे हैं क्रॉप्स जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब ठंडे इलाके में थोड़ी ना सारी सब हम चीज़ें उगा लेंगे, कुछ जगह चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडे इलाके में उगती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ सिर्फ गर्म इलाके में होती हैं, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आ गए हम रेनफॉल। रेनफॉल कैसे इफेक्ट करता है? अब ये रेनफॉल का क्या है, रेनफॉल कैसे इसे इफेक्ट कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। जैसे कि हम सभी को पता है रेनफॉल यानी बारिश सभी क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। मतलब चाहे कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें कम चाहिए बारिश, मगर चाहिए, पानी चाहिए, मतलब रेनफॉल की हमेशा रिक्वायर्ड होती है। तो वही करें, रेनफॉल जो है अगर कहीं ऐसा होता है, इफ़ेक्ट कैसे कर रही है, इफ़ेक्ट की बात आती है तो कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे राजस्थान है और कुछ डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें क्या है, पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है, कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं जैसे थॉर्नी बुशेस होती हैं, कांटेदार पेड़ होते हैं, जिससे कोई फ़ायदा तो है नहीं इंसान को, मतलब फूड्स तो प्रोवाइड कर रहा नहीं है। तो रेनफॉल बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है एग्रीकल्चर पे। अगर कहीं बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जहाँ पर पानी मौजूद है तो वहाँ पर बहुत आसान होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सॉइल। सॉइल से कैसे इफेक्ट करता है? सॉइल प्रोवाइड बेस फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। अब देखो, अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारे प्लांट जो हैं या क्रॉप्स जो हैं वो उगेंगे कहाँ, हम उसे उगाएंगे कहाँ जब मिट्टी नहीं है। ठीक है, मिट्टी नहीं है, खाली पत्थर ही पत्थर अगर बचेंगे, मान लो सॉइल नहीं है, सॉइल ऊपर से उड़ के चली गई, या मान लो सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल फर्टिलिटी वहाँ से गायब हो गई, तो क्या होगा? कैसे हम प्लांट उगाएंगे वहाँ पर, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, कैसे क्रॉप्स उगाएंगे? तो सॉइल ही बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। उसके बाद आ गया हमारा फोर्थ, इरीगेशन। इरीगेशन में क्या है? इरीगेशन प्लेज एन एमिनेंट रोल इन मिनिमाइजिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेंट एंड अनरिलायबल रेनफॉल। इरीगेशन से क्या है कि हम सभी को पता है, देखो जैसे कि कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अब बारिश आई बहुत तेज़, ठीक है, या अनरिलायबल रेनफॉल हुई, तो उसके इफेक्ट को या सेंट के इफेक्ट को क्या करता है, वो मिनिमाइज़ करता है, मतलब कम करता है। जैसे कि अब कहीं पर बारिश नहीं हो रही है तो हमारे पास कुछ इरीगेशन मेथड हैं, उससे हम क्या करते हैं, खेतों में पानी देते हैं। या अगर कहीं पर इरिगेशन मेथड हम यूज़ करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि वैसे अगर हम, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, ट्यूबवेल चला दिया करते थे, ठीक है, या ऐसे ही बारिश का इंतज़ार करा जाता था कि बारिश आएगी तब होगी, तब हमारे खेतों में पानी डलेगा। अब क्या है, अलग अलग इरीगेशन मेथड यूज़ करने लगे हैं, स्प्रिंकल मेथड, ड्रिप इरीगेशन, अलग अलग मेथड। और फिर इरीगेशन से नुकसानात भी कुछ हो रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते थे ट्यूबवेल चला के, तो पानी बहा जा रहा है। फिर उसमें भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अलग अलग मेथड बनाए गए जिससे पानी का इस्तेमाल कम हो, मतलब ज़्यादा फैले ना पानी, उसका वेस्ट ना हो पानी। ठीक है, तो इरिगेशन मेथड इसीलिए यूज़ करा जाता है, जो ये एडवर्स इफेक्ट होता है अनरिलायबल रेनफॉल का, उसे मिनिमाइज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा बेटर सीड। मतलब अब आप खेती करने जा रहे हैं, कहीं पर धान उगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छी सीड की ज़रूरत है, मतलब अच्छी बीजें चाहिए। अगर आप ख़राब बीज लगाएंगे तो फसल कैसे उगेगी? हमारी फसल भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो अच्छी फसल के लिए, अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? एक बेटर सीड चाहिए। क्या? बेटर सीड चाहिए। बेटर सीड इज़ रिक्वायर्ड टू गेट मोर प्रोडक्शन। किस लिए? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो। उसके बाद सिक्स्थ है हमारा एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हमें चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाले वो सारे औजार, टूल्स, टेक्निक, जिससे हमारा काम हो सके। जैसे कि पहले ये लिखा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये कह रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अब हार्वेस्टिंग मशीन है और ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, काउज हैं, बफेलोज हैं, जो भी मतलब हम यूज़ करते हैं, या हमारे पास हल होता है चलाने वाला, ठीक है, हल हो गया, और हमारे पास वाटर, पानी के सोर्स हो गए जैसे कि ट्यूबवेल होता है। तो इस तरह से क्या है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट सारे चाहिए हमें, जो कि हमें ज़रूरत होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि हम सभी को पता है फर्टिलाइजिंग किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर्स हेल्प इन एडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल विच इन टर्न हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो। देखो कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं, जैसे कि हमें पता है कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो बंजर होती हैं, जो जो उपजाऊ नहीं होती हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र या खाद डालते हैं, ठीक है, मैन्योर जिसे हम कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने पर वैसे नुकसान है, मगर इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स घोल देती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देती है। घोल देना मतलब उसमें हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो हम जब ज़मीन पे छिड़कते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं, तो जड़ों में वो क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स स्प्रेड कर देता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट को मिलते हैं, फिर हमारे प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से एब्जॉर्व करके, सॉइल से एब्जॉर्व करके बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, वही फर्टिलाइज़र वो न्यूट्रिएंट्स किसके अंदर ऐड कर देते हैं, सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं, क्रॉप्स फिर वहीं से उगने लगती है उसी की मदद से। फिर पेज नंबर 121 पर ऊपर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन है। अब एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से की गई है। पहले है यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पैराग्राफ ऐसे देखते हैं क्या लिखा है, द एनवायरमेंटल कंडीशन suitable for agriculture activities vary not only from region to region but also from time। ये कह रहे हैं जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन है जो कि हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होती है, वो कि हमारी जो है रीजन टू रीजन ही चेंज नहीं होती है, मगर टाइम टू टाइम भी चेंज होती है। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसके लिए जो हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो हमारी रीजन टू रीजन चेंज नहीं हो रही है। मतलब अब ये नहीं कहेंगे कि हम राजस्थान में हमारी अलग है और दिल्ली में अलग है, ठीक है, पंजाब में अलग है, पंजाब की कंडीशन अलग है, ठीक है, और बंगाल की कंडीशन अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम रीजन टू रीजन बता रहे हैं, मगर ये टाइम टू टाइम भी वेरी करती हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन टाइम टू टाइम भी अलग अलग वक्त में अलग अलग कंडीशन होती हैं, हमने देखा है। इसी हिसाब से कह रहे हैं द एक्टिविटी ऑफ फार्मिंग ऑल्सो वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इज़ लार्जली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अभी कह रहे हैं हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग एक्टिविटी जो है हमारी, वो भी हमारी रीजन टू रीजन वेरी करती है। मतलब हर रीजन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे हम फार्मिंग की। कुछ एरियाज़ में अलग तरीके से हम खेती कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ में अलग तरीका है, तो अलग अलग तरीका होता है रीजन से अलग अलग रीजन में। अगर हम दूसरे इलाके में गए तो हो सकता है वहाँ के लोग अलग तरीके से खेती करते हों, हम जो है अपने इलाके में देखें तो हो सकता है यहाँ के अलग करते हों। तो ये भी वेरी करता है रीजन टू रीजन। और ये किस पे डिपेंड है, इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी तरीके से किस पे डिपेंड करता है, लार्जली किस पे डिपेंड करता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो उसका लेवल क्या है, वो कितने, मतलब किस लेवल पे हमारा लेवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। एंड द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कुछ लोग जैसे कि हम केरला कर्नाटका इस साइड की बात करें तो वो मछली और चावल खाते हैं, तो वहाँ पर चावल उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर, वो वहाँ का रेनफॉल और जो हमारी सारी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर जो कंडीशन है वो सब उसे ऐसा कंडीशन वहाँ पर मिलती है जैसे कि चावल ज़्यादा उगती हों। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान है तो वीट बास्केट कहा जाता है, तो वहाँ पर गेहूँ बहुत ज़्यादा उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही हमारा हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी है। तो अब लोगों की नीड पे भी है कि कुछ जगह, जैसे कि पहले अंग्रेज़ों की बात करें तो वो यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने इंडिगो यानी नील उगाना शुरू की थी। क्यों, अब ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ नील उगती हो, मगर उन्होंने नील उगाना इसलिए शुरू की क्योंकि उनकी वो नीड थी, उनकी वो ज़रूरत थी। तो इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी और किस हिसाब से उसके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, उसके टेक्नोलॉजी उसके पास किस हिसाब से मौजूद है, किस हद तक मौजूद है, उसके बेस पर भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करता है। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ उस पर भी बेस्ड करती है। अब हो सकता है कुछ किसान ऐसे हों जो अपने गाय भैंसों को यूज़ करके चला रहे हों, कुछ किसान ऐसे हैं जो जिनके पास ट्रैक्टर हों, बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स हों, उनके पास टेक्नोलॉजी हो। तो भैया जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल मशीन्स होंगी, टेक्नोलॉजी होगी, तो वो ज़्यादा टाइप्स की क्रॉप्स उगा पाएगा, जल्दी से जल्दी समय में वो काम कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। या अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ आलू उगाने, इस बार मैं आलू खाऊंगा, आलू की सब्ज़ी, मतलब आलू ही उगाऊंगा मैं, बाकी टमाटर कुछ नहीं उगाऊंगा, तो वो मेरी ज़रूरत है ना कि मैं आलू उगाना चाह रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से उगाऊंगा। तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि नीड क्या है इंसान की, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्शन होती है।
on the basis of geographical environment, labor, level of technology and demand for produce, the farming can be broadly classified into two types। ये कह रहे हैं दो हिस्सों में हमने फार्मिंग को डिवाइड किया है, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। पहला तो एक जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट की जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेस पर, हमारे लेबर कितने मौजूद हैं उसके बेस पर, या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी मौजूद है उसके बेस पर, या हमारे प्रोड्यूस का डिमांड क्या है कि हमें क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है उसकी डिमांड के बेस पर हमारी जो फार्मिंग है वो ब्रॉडली दो हिस्सों में दो तरीक़ों से डिवाइड की गई है। दो तरीके की फार्मिंग होती है, एक हो गई हमारी सबसिस्टेंस, क्या सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, दो तरीके की फार्मिंग हो गई, एक पहली सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग पहले पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है? सबसिस्टेंस, ठीक है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आर दोज इन विच फार्मर इज़ वेरी बैकवर्ड एंड देयर इज़ नो मैकेनाइजेशन, मतलब वहाँ पर कोई मैकेनाइजेशन नहीं हो रहा होता है। मतलब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग हम वहाँ पर करते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टेक्निक्स वो टेक्निक हैं जहाँ पर हमारे फार्मर जो हैं वो बहुत बैकवर्ड हैं, मतलब पिछले इलाके में रहते हैं। मतलब पिछले इलाके में मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, ठीक है, उनके पास टूल्स नहीं हैं, उनके पास टेक्निक्स नहीं हैं, बहुत, या ये कह सकते हैं बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है उसे कि वो क्या कर पाएँ कि वो सारी चीज़ें खरीद पाएँ, वो टूल्स टेक्निक्स को अफोर्ड कर पाएँ। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें फार्मिंग जो है वो बहुत बैकवर्ड होती है, बहुत, जैसे कि अब खाली गाय भैंसों को यूज़ करके, ठीक है, कोई टूल्स टेक्निक नहीं है और केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं है उनके पास, वही मैन्योर खाद वाद डाल रहे हैं, और उसके बाद कोई टेक्निक उनके पास मशीन्स नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस, क्या? सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड द प्रोडक्शन इज जस्ट फॉर सबसिस्टेंस, और यही जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए ही होता है इस तरह का। हैंस इट इज़ नेम एज सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग, और इसीलिए इसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम इसीलिए क्या पड़ा? सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग। इसका नाम इसीलिए सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग पड़ा क्योंकि इसमें कोई, ये बहुत बैकवर्ड क्लास होती है, मतलब इनके पास कोई टूल्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, ये पुराने वही जो इनके तरीके हैं, तौर तरीके वही यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो, हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला क्या है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? और ये जो सबसिस्टेंस वर्ड है, ये जो सब हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि सबसिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं कि मतलब लिविंग के लिए यूज़ होता है एक तो सबसिस्टेंस, और किसके लिए यूज़ होता है सबसिस्टेंस? गुज़र बसर। क्या? सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? गुज़र बसर या लिविंग के लिए। तो गुज़र बसर ही कर रहे हैं जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, वो क्या अपने गुज़र बसर के लिए इस तरह की फार्मिंग करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब दो तरह की हमने इसमें देखी, टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है प्रिमिटिव। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव एंड सिंपल टूल्स। इसमें क्या होता है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? छोटी सी ज़मीन होती है, उसमें जो है कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, किसकी मदद से? प्रिमिटिव और सिंपल टूल्स, मतलब पुराने ज़माने के वही जो टूल्स टेक्निक, छोटे छोटे अपने घर में फावड़े ले लिए और हल ले लिया, हाथ वाला जो हल होता है वो उसे एक्स जो होता है, ठीक है, कुल्हाड़ी टाइप की जो होती है, वो उससे क्या होता है? वही चीज़ें यूज़ करके, पुरानी जो प्रिमिटिव और सिंपल टूल्स को यूज़ करके ये लोग छोटी सी ज़मीन पर अगर हम खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। द वर्क ऑन द फार्म इज़ डन मोस्टली बाई ह्यूमन वर्कर्स, और ये जो वर्क किया जाता है, काम जो किया जाता है, उसमें ह्यूमन वर्कर होते हैं, मतलब एनिमल्स नहीं होते, मतलब जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें, इंसान ही होता है अपने आप हाथों से, अपने पैरों से जो है उसमें खेत में काम करता है, जानवरों का इस्तेमाल नहीं करता। इतनी बड़ी ज़मीन ही नहीं होती है, तो इसे हम कह देते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके बाद इन सम हॉट एंड ह्यूमिड रीजन द फार्मर आर इन अ पोजिशन टू रेज मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम द सेम फील्ड इन वन ईयर। ये कह रहे हैं, और कुछ हॉट और ह्यूमिड रीजन में जो फार्मर होते हैं वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो एक से ज़्यादा क्रॉप जो है सेम फील्ड पे एक साल के अंदर उगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है राइस इज़ द मेन क्रॉप, जैसे कि उसमें राइस जो है, चावल जो था, एक मेन क्रॉप होती है।
ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इवन वीट मेज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन। और अलग अलग एनवायरमेंट की कंडीशंस की वजह से हमारी जो वीट है, मेज़ है और पल्सेस हैं यानी दालें हैं या ऑयल सीड्स हैं वो भी हम उगा लेते हैं या उगाई जाती हैं। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़। और ये ज़्यादातर किस एरियाज़ में करी जाती हैं? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़, मतलब जहाँ पर लोग बाग ज़्यादा रहते हैं, घनी आबादी है, तो वहाँ पर ज़मीनें कम मिलती हैं, ज़मीनें इतनी बची नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत अपने आंगन में, अपने वरांडे में, यह हो सकता है थोड़ी बहुत 100-200 गज़ की ज़मीन होती है, उसमें इंसान क्या करता है, अपने घरों में अपनी थोड़ी बहुत जगह बची होती है, उसी में क्या करता है, खेती करते हैं। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ही है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस, ठीक है, बहुत कम जगह होती है, उसमें इंसान इतनी जगह नहीं होती कि उसमें बैलगाड़ी, हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा उसे, वो अपने हाथों से ही, अपने आप ही इंसान ही मिलके, घर के लोग ही मिलके वो काम कर लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ये हमारा हो गया, स्पेशली इन द मानसून रीजन ऑफ एशिया। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में होता है और स्पेशली किस रीजन में? मानसून रीजन ऑफ एशिया। एशिया का जो मानसून रीजन है, मतलब जो सबसे पहले मानसून एरिया है, मानसून एरिया जहाँ पर मानसून सबसे पहले हिट करता है, ठीक है, मानसून रेनफॉल, ये हम भी कह सकते हैं मानसून रीजन जो है हमारा। फिर आ गया नेक्स्ट प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी हमने बताया एक इंटेंसिव है, एक है हमारा प्रीमिटिव। प्रीमिटिव में क्या है? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टिल प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेनली इन साउथ ईस्ट। ये कह रहे हैं हमारे वर्ल्ड में अभी भी, क्या हमारे वर्ल्ड में अभी भी इस तरह की फार्मिंग यूज़ करते हैं हम। किस तरह की? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में? ये कह रहे हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में पीपल स्टिल प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अभी भी लोग बाग इस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेनली इन साउथ ईस्ट एशियंस कंट्रीज़, और ज़्यादातर किस में? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स आर वेरी स्मॉल सो दैट फार्मर कैन सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज़। और ये कह रहे हैं इस तरह की प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या होता है कि जो खेत होते हैं, जो फील्ड होता है, वो इतना छोटा होता है कि वो खाली अपने घर वालों के लिए ही, अपनी फैमिली के लिए ही उगा सकते हैं, अपनी फैमिली का ही काम चल पाता है उनका। मतलब इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स आर वेरी स्मॉल सो दैट फार्मर कैन सस्टेन देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। जो फील्ड्स होती हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, वो इतनी छोटी होती हैं कि फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, खाली वो अपने आप को और अपने घर वालों को ही इसमें खिला पाता है। इतनी उसमें जगह ही नहीं है कि वो ज़्यादा उसमें फसल उगा ले, तो वो ज़्यादा बस अपने आप को और अपने घर वालों को ही खिला पाता है, इतनी ही खेती कर पाता है। देयर इज़ इंटेंसिव यूज़ ऑफ लेबर एंड द इम्प्लीमेंट यूज़ आर ऑल्सो वेरी सिंपल एंड क्रूड। ये कह रहे हैं वहाँ पर लेबर की ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ नहीं होती, कम लोग चाहिए होते हैं। एंड द इम्प्लीमेंट यूज़ आर ऑल्सो वेरी सिंपल एंड क्रूड। और जो इम्प्लीमेंट्स मतलब जो औजार यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रूड और सिंपल होते हैं, मतलब बहुत सिंपल, वही जो फावड़े वावड़े यूज़ करके, खुरपी उर्पी यूज़ करके करते हैं, मतलब कोई ऐसा ट्रैक्टर वैक्टर का यूज़ नहीं होता है इसमें। उसके बाद फिर और जो हमने अभी इंटेंसिव पढ़ा था, तो इंटेंसिव का ये होता है कि वो अपने साथ साथ बाकी इधर उधर लोगों को भी थोड़ा बहुत, मतलब वो पैसा भी कमा लेता है उसमें। मगर प्रिमिटिव में क्या है, वो इतनी छोटी ज़मीन पे काम करता है, इतनी छोटी ज़मीन पे क्रॉप प्रोडक्शन करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके घर वाले ही खा पाते हैं। देयर इज़ इंटेंसिव यूज़ हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज़ वेरी हाई। और ये जो पॉपुलेशन का प्रेशर होता है लैंड पर, वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी दिन पर दिन ज़िंदगी, लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीनें कम पड़ रही हैं यहाँ तक के, ठीक है। और देख के ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बाग आपस में घर के लिए, ज़मीनों के लिए लड़ा करेंगे, क्योंकि अब पब्लिक बढ़ रही है, ज़मीन इतनी की इतनी है, ज़मीन थोड़ी ना बढ़ रही है। तो इसलिए ये कह रहे हैं जो प्रेशर है पॉपुलेशन का पब्लिक ज़मीन पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एट अ टाइम। और जो हमारी लार्ज वैरायटी की क्रॉप्स है वो एक ही टाइम में बहुत हमारी ग्रोन होती है, मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ की क्रॉप्स हम एक ही टाइम में उगाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग आर वेरी कॉमन। और इसमें जो है मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग मेथड यूज़ करा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हम डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हम उगा पाएँ, उसके लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं और इंटर क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ये हमारा बहुत कॉमन मेथड है। वॉट एवर द आउटपुट, इसका कुछ भी आउटपुट हो, ऑब्टेन इज़ फॉर द फार्मर एंड हिज फैमिली। जो भी आउटपुट निकल रहा है वो सब का सब हमारा फार्मर और उसकी फैमिली के लिए होता है। मतलब जो किसान होते हैं या किसान की फैमिली, घर वाले होते हैं, जो भी वो कुछ उग रहा है, आउटपुट मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है खेती में, जो भी फसल उग के आ रही है, वो सब ही फार्मर और उसकी फैमिली के लिए ही बस मतलब इतना ही सफिशिएंट होता है कि वो अपने फैमिली और अपने फैमिली वालों के लिए, खुद के लिए यूज़ कर पाए। इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, इतना उगता ही नहीं है।
इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है, मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी दो हिस्सों में बताया गया है। पहला है हमारा नोमैडिक हर्डर्स, क्या पहला क्या है हमारा नोमैडिक हर्डर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है नोमैडिक हर्डर्स में क्या है नोमैडिक नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पहले सुना होगा, नोमैडिक नहीं सुना होगा तो नोमैडिक बताते हैं। नोमैडिक में क्या है, नोमैडिक हर्डिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हर्डर डोमेस्टिकेट एनिमल एंड ग्रेज देम इन ऑर्डर टू मीट द बेसिक नीड्स एंड वांट्स सच एज फूड एंड क्लोथ्स। चलिए पहले इतना बता देते हैं। ये कह रहे हैं जो नोमैडिक हर्डिंग होता है वो कैरेक्टराइज होता है सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग में, जिसमें जो हर्डर्स होते हैं वो डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को और ग्रेज करते हैं उन जानवरों को। मतलब जो हर्डर्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने जानवरों को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं और उन्हें चराते हैं, किस लिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को अपनी एंड वांट्स सच एज फूड, जैसे कि उनके खाने की, कपड़े की, फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन, किस फॉर्म में अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएँ। कौन सी बेसिक नीड्स, खाना और उनका कपड़ा। हर किसी की, हर इंसान की एक बेसिक नीड्स है खाना और कपड़ा। अगर इंसान के पास खाना और कपड़ा है तो उसकी लाइफ चलती रहेगी। और वो खाना कपड़ा आएगा कहाँ से, किस फॉर्म में आएगा, जैसे कि मिल्क की फॉर्म में, मीट की फॉर्म में, वूल की फॉर्म में और स्किन की फॉर्म में। पीपल अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स, क्या होता है जो लोग होते हैं वो अपने जानवरों के साथ क्या करते हैं, कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। वो अपने जानवरों के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं खाने और पानी की तलाश में। जहाँ खाना मिलता है वहीं रुक के खाना खाया, पानी पिया, वहीं थोड़ी देर ठहरे और चलते रहे। इन्हें कहते हैं हम नोमैडिक हर्डर एक्टिविटीज़ है हमारी। कौन सी, नोमैडिक हर्डर। दे डोंट लीड अ सेटल लाइफ, और ये एक सेटल लाइफ नहीं जीते, मतलब इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये अलीगढ़ में रह रहे हैं तो अलीगढ़ में ही रहेंगे कि काम करके वापस आ जाएंगे, नहीं। इन्हें जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ पानी मिलेगा, अपने जानवरों के साथ चलते रहेंगे और अपने जहाँ पर इन्हें खाना मिल रहा, रात हुई वहीं पर रुके, वहीं पर सोए, फिर उसके बाद अगले दिन फिर चलने लगे। इस तरह से इनका सफ़र रहता है, इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती है। उसके बाद आ जाते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पहले पढ़ रखा है कई बार, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन। ये कह रहे हैं ये एक सबसे ज़्यादा रूडिमेंट्री फॉर्म है कल्टीवेशन की। इसमें क्या होता है, मोस्टली बाय ट्राइबल ग्रुप्स। ज़्यादातर कौन सा ग्रुप्स होता है इसमें, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो कि इस कल्टीवेशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है, मौलिक, मतलब जो है पुरानी बहुत पुरानी या बेसिक्स फॉर्म, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म है कल्टीवेशन की, और ये जो है हमारी ट्राइबल ग्रुप मोस्टली ज़्यादातर इस कल्टीवेशन को यूज़ करते हैं। इस तरह की कल्टीवेशन ट्राइबल ग्रुप करता है। इट इज़ अ सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये एक सबसिस्टेंस टाइप है फार्मिंग की, इन विच देयर इज़ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस सर्च फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। इसमें क्या होता है, लगातार कांस्टेंट, एक के बाद एक ज़मीन के लिए लोग बाग जो है सर्च करते रहते हैं। मतलब एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए लोग बाग ज़मीनें खोजते रहते हैं। अब कैसे, फॉर दिस अ पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड इज़ क्लियर्ड एंड द लैंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या करते हैं ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जो ज़्यादातर कौन करता है, ट्राइबल ग्रुप्स जो जंगलों में रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स ज़्यादातर ये काम करते हैं। इसमें क्या होता है, वो लोग जो है, अब हम लोगों का क्या है, हमारे पास 500 गज़ की ज़मीन है, 1000 गज़ की ज़मीन है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 300 गज़ है, ठीक है, 3000 गज़ है, उस पर ही हम खेती करेंगे, फिर उसे सही करेंगे, दोबारा से उसे हम सोइंग करेंगे, पिलोइंग करेंगे, रेनफॉल, और पिलोइंग करने के बाद उसमें सोइंग करेंगे, इरीगेशन करेंगे, फिर उसी पर खेती करेंगे। मगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि अब ये ट्राइबल ग्रुप क्या करते थे, एक जगह पर उन्होंने खेती की, वहाँ पर फसल उगाई, फसल उगाने के बाद उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते थे और उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पर खेती करते थे। मतलब वो अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करते थे वो। और इससे नुकसान क्या हो रहा था, ये क्या करते थे, जंगलों में पेड़ों को काट दिया करते थे, पेड़ों को काट कर उसे तैयार करते थे उस जगह को, और वहाँ पर खेती करते थे। और जब एक बार खेती कर ली तो वहाँ से हटकर दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ के पेड़ काट के फिर वहाँ करते थे। इससे जो है हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो वही कह रहे हैं, फॉर दिस अ पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड इज़ क्लियर्ड एंड लैंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन। इसके लिए एक हिस्सा जो है फॉरेस्ट का काटा जाता था, लैंड का क्लियर किया जाता था और उसे फिर कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता था। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। कमर्शियल फार्मिंग, अब हमारी दूसरी टाइप की फार्मिंग आ गई। हमने सब्सिस्टेंस पढ़ ली, ठीक है, सब्सिस्टेंस पढ़ ली। सब्सिस्टेंस में हमने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, उसके बाद प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। फिर प्रिमिटिव भी हमने 2 तरह की पढ़ी, एक नोमैडिक प्रिमिटिव फार्मिंग वाला और फिर हमारा एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब हमारा दूसरा आ गया कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, यहाँ पर देखते हैं। कमर्शियल फार्मिंग इन्वॉल्व्स
ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल मेनली फॉर सेल। कमर्शियल फार्मिंग के में क्या होता है, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं या जानवरों को पाला जाता है तो वो किस लिए पाला जाता है, सेल के लिए, बेचने के लिए, मतलब अपने यूज़ के लिए नहीं यूज़ बनाते हैं, उसे नहीं उगाते हैं। अब जैसे कि कोई फार्मिंग कर रहा है, बड़ी जगह है उसकी खूब, तो वो क्या करता है, जैसे हम लोग ने देखा है कुछ फार्मर्स होते हैं वो अपनी जगह से अपने खेत उगाते हैं, मतलब फसल उगाते हैं, उसके बाद जो है फिर वो उसे इधर उधर एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं, वहाँ पर बेचा करते हैं उसे, ट्रक लाद के, ट्रक टू ट्रक पूरे भर के जो है दूसरी जगह शिफ्ट होता है, पास होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग में मेनली जो है कमर्शियली लोग बाग फार्मिंग करते हैं, मतलब पैसे के लिए एक फार्मिंग करते हैं, अपने यूज़ के लिए नहीं करते हैं फार्मिंग। उनका मकसद ये होता है पैसा कमाना, उसे बेचकर फिर अपने पैसे को यूज़ करना। और बाकी का क्या है, पहले अभी जो हमने पढ़ा था वो उस हद तक होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही यूज़ कर लेते हैं, इतनी ही होती है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, वो क्रॉप्स को और जानवरों को इसलिए पालते हैं कि वो उसे बेच पाएँ और उसके पैसों को इस्तेमाल कर पाएँ। इन कमर्शियल फार्मिंग द प्लॉट साइज इज़ वेरी बिग वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। ये कह रहे हैं, और कमर्शियल फार्मिंग में जो है प्लॉट साइज़ जो होता है, जिस पे फार्मिंग की जा रही है, खेती की जा रही है, वो बहुत बड़ी ज़मीन होती है जिस पे कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। कैपिटल कहते हैं बच्चों पैसा, मतलब अब इतनी बड़ी ज़मीन पे अगर आप खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, तो उसके लिए आपको जो है खूब सारी मशीन्स चाहिए बच्चों, मशीन्स चाहिए, उसके साथ साथ आपको बीजें भी बहुत सारी चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, फिर अगर आप हल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खूब सारी गाय चाहिए, या हल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल ये सब चाहिए, मतलब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब बड़ी ज़मीन पर उगाना है अगर, तो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ज़मीन को सही करने में, प्लोइंग में उसके, फिर उसकी उसमें इरिगेशन मेथड में, ठीक है, सोइंग मेथड में, फिर उसका एप्रोप्रिएट टाइम आने पर उसे हार्वेस्ट करने में, मतलब उसे काटने में फसल को, ये सब में पैसा खर्च होगा। तो वही कह रहे हैं, इन कमर्शियल फार्मिंग द प्लॉट साइज वेरी बिग वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। जो कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें प्लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा पैसा चाहिए होता है हमें, किसके लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। द लीस्ट मशीन्स आर लेटेस्ट मशीन्स आर, अब ये कुछ लेटेस्ट मशीन्स के नाम बता रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं लेटेस्ट मशीन्स आर, नेक्स्ट पेज नंबर 122 ओपन करिए। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 122 ओपन करिए। यहाँ पर द लेटेस्ट मशीन्स आर यूज्ड एंड मिनिमम ह्यूमन लेबर इज़ यूज। ये कह रहे हैं इसमें जो है लेटेस्ट मशीन्स यूज़ होती हैं और ह्यूमन लेबर बहुत कम होते हैं, मतलब इंसान अपने आप ऐसे काम नहीं करता है, मशीनों का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। ये कह रहे हैं जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है वो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। मतलब कमर्शियल फार्मिंग 3 तरीके से होती है, एक कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक हमारी मिक्स फार्मिंग होती है प्लांटेशन। मिक्स फार्मिंग हो सकता है आपने पढ़ी हो पहले कभी, और प्लांटेशन भी हो सकता है पढ़ा हो, मगर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मुश्किल है आपने पढ़ा हो। चलिए तो अब रीड करते हैं। पहला है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। जो हमारी धान होती है, मतलब जो क्रॉप्स होती है, जो अनाज उगाया जाता है, वो किस लिए उगाया जाता है, सेल के लिए उगाया जाता है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मेनली मकसद ये होता है उनका कि हम अनाज इसलिए उगा रहे हैं, हम उसे बेचेंगे, मतलब पैसा कमाना। वीट एंड, और इतनी बड़ी ज़मीन होती है कि उसमें से थोड़ा बहुत बचा भी लें अगर, तो अपने घर का भी गुजारा हो जाए और वो बाकी सामान बाकी हमारा इधर उधर बेच भी दें, ठीक है। ये लार्ज प्लेस पे होती है ना, तो इतनी ज़्यादा अगर इतनी बड़ी ज़मीन है उस पर कोई आदमी अगर खेती कर रहा है तो वो सारा का सारा खा भी नहीं पाएगा, पूरे साल में ख़त्म भी नहीं हो पाएगा इससे, फिर और अगले जब तक वो ख़त्म करेगा जब तक दूसरा उग के आ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उसे बेच दिया करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, ज़्यादा उगता है उस पर। वीट एंड मेज आर द मेजर क्रॉप्स फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, वीट और मेज़, ठीक है, वीट और मेज़। उसके बाद कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ मेनली प्रैक्टिस इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी कुछ जगहों के नाम बता रहे हैं जहाँ पर हमारी जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मेथड करा जाता है, वो कौन सा है, टेम्परेट ग्रासलैंड, नॉर्थ अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड, यूरोप का और एशिया का, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारी कमर्शियल कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है, द स्पार्स पॉपुलेशन इन सच एरियाज इंडिकेट दैट देयर आर फार्म स्प्रेड ऑन 1000 ऑफ हेक्टर्स। और ये कह रही है यहाँ की जो स्पार्स पॉपुलेशन है वो क्या, इस एरियाज़ की वो क्या इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पर जो फार्म है वो हमारे थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स में स्प्रेड है। मतलब इस तरह की जो फार्मिंग की जाती है वो 1000 ऑफ हेक्टर में, 1 हेक्टर 2 हेक्टर की ज़मीन नहीं, 1000 ऑफ हेक्टर की ज़मीन होती है, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, एकर्स में जिसे हम कहते हैं, हज़ारों एकर्स की ज़मीन होती है, उस पर ये फार्मिंग की जाती है।
ड्यू टू सीवियर विंटर द फार्मिंग सीजन इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंड अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन इन अ ईयर। और क्या होता है, सीवियर विंटर की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, ये जो विंटर सीज़न होता है उसकी बहुत ज़्यादा, ये जो विंटर सीज़न होता है ये इफेक्ट करता है किसे, द फार्मिंग सीज़न इज़ रेस्ट्रिक्टेड, जो इसका फार्मिंग सीज़न होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब कुछ ही ऐसा समय होता है जिस पे वो फार्मिंग कर पाते हैं और कुछ ही सिंगल ही क्रॉप वो उगा पाते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा टेम्परेचर है, उससे क्या है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बदलती रहती है, तो हम क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से खेती भी करते रहते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, सीवियर विंटर की वजह से एक ही तरह की ये सिंगल क्रॉप उगा पाते हैं, एक ही तरीके की क्रॉप उगा पाते हैं, इन्हें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि ये दूसरी क्रॉप उगाएं। ठीक है, इस तरह का इनका यहाँ पर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं है। उसके बाद मिक्स फार्मिंग की बात करते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या है, यहाँ पर देखिए मिक्स फार्मिंग में क्या है, बोथ क्रॉप्स एंड फॉडर आर ग्रोन इन मिक्स फार्मिंग। ये कह रहे हैं क्रॉप्स और फॉडर दोनों ही मिक्स फार्मिंग में उगाया जाता है। बोथ क्रॉप एंड फॉडर आर ग्रोन इन मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में दोनों ही, बोथ क्रॉप्स और फॉडर यानी क्रॉप और फॉडर दोनों ही इसमें उगाया जाता है। एडिशनली लाइव स्टॉक्स इज़ ऑल्सो रेयर्ड, और यहाँ इसके साथ साथ लाइव स्टॉक्स भी इसके साथ साथ रेयर की जाती हैं, मतलब पाली जाती हैं, रेयरिंग होती है उसकी। इन इंडिया इन एरियाज़ वेयर द रेनफॉल इज़ लो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिवेल्स। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर इस तरह की फार्मिंग किस एरियाज़ में की जाती है, कहाँ पर होती है, जहाँ पर रेनफॉल लो होती है, मतलब जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, उस एरियाज़ में इस तरह की फार्मिंग की जाती है। मिक्स फार्मिंग इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न USA और अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। और ये कह रहे हैं मिक्स फार्मिंग जो है हमारी वो यूरोप में, ईस्टर्न USA में, अर्जेंटीना में या साउथ ईस्ट में, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में भी की जाती है। ये कुछ जगहों के नाम दिए हैं, ये बताया गया है कि इंडिया के साथ साथ कुछ यहाँ पर भी, कुछ ये भी जगह हैं जहाँ पर मिक्स फार्मिंग की जाती है। उसके बाद दूसरा आया प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, इंडियस टाइप ऑफ फार्मिंग, अ सिंगल टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। मतलब प्लांटेशन में क्या होता है कि एक बड़ी ज़मीन पे, एक खूब बड़ी ज़मीन पे एक सिंगल तरह की, एक तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है बहुत बड़ी ज़मीन पे। मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स नहीं होती हैं, एक ही ज़मीन होगी, उस पर जो है खूब बड़ी ज़मीन होगी, उस पर एक ही तरीके की क्या होगी, फसल उगाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है टी यहाँ पर दिया है, फिर यहाँ दिया है कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, बनाना एंड कॉटन आर ग्रोन इन प्लांटेशन। जो प्लांटेशन वाला हमारा सिस्टम होता है, तो प्लांटेशन में ही क्या क्या उगाया जाता है, टी है, जैसे कॉफ़ी है, ये शुगर केन है, ये रबर है, ये बनाना है या कॉटन है, ये इस तरह की प्लांटेशंस में उगाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है, एक बड़ी सी ज़मीन होती है और खाली एक ही तरीके की फसल होती है, तो फिर टी उगाई जा रही है खूब बड़ी ज़मीन पर, या खाली कॉफ़ी के प्लांट लगे हुए हैं खूब बड़ी ज़मीन पर, या गन्ने हैं यानी शुगर केन है, या खाली रबर है, या बनाना है, या कॉटन है। ठीक है, मतलब एक ही तरीके की, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन। द फार्म प्रोड्यूस कैन बी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द फार्म प्रोड्यूस कैन बी प्रोसेस ऑन द फार्म और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। और जो फार्म प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जो है कहाँ पर प्रोसेस हो सकते हैं, फार्म में हो सकते हैं, या कोई नियर बाई फैक्ट्रीज हो, करीबी फैक्ट्रीज हो, वहाँ पर हम फार्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद फॉर दिस अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नीड्स टू बी इन प्लेस। और ये कह रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, अब जैसे कि अगर कहीं आपने फार्म खोल रखा है या आपको इसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि अगर आपको इधर से उधर जाना है, ठीक है, हैवी लोड है, तो वो हैवी लोड अपने सर पर या अपनी बाइक पर थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, उसके लिए ट्रैक्टर्स चाहिए, ट्रक चाहिए बड़ी बड़े। ठीक है, तो फॉर दिस अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नीड्स टू बी इन प्लेस। इसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए। उसके लिए प्लांटेशन इज़ बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। प्लांटेशन में क्या है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है इसमें, मतलब पैसा तो चाहिए, साथ में इसमें मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी जगह पे कराई जाती है, उसमें पैसा तो चाहिए, साथ साथ उसमें मज़दूरों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द, यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो हमारे प्लांटेशंस हैं वो कहाँ पर होती है, हमारे वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो हमारे ट्रॉपिकल्स रीजन हैं वहाँ पर हमारी प्लांटेशन की जाती है। अब यहाँ पर है रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन मलेशिया। अब रबर प्लांटेशन कहाँ पर की जाती है, मलेशिया में। कॉफ़ी प्लांटेशन आर इन ब्राज़ील, और कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ की जाती है, ब्राज़ील में की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंड टी प्लांटेशन आर फाउंड इन इंडिया एंड श्रीलंका। और जो टी प्लांटेशन है वो कहाँ पर की जाती है बच्चों, इंडिया और श्रीलंका में की जाती है, क्या, टी प्लांटेशन। अब नेक्स्ट आया हमारा मेजर क्रॉप्स। यहाँ पर हमारी हेडिंग है, आपको दिख रही होगी। अब मेजर क्रॉप्स मतलब कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं, उसकी
कंडीशन क्या है उगने के लिए, कितनी बारिश चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए जगह का कि उस पर वो क्रॉप उगेगी, या सॉइल कैसी होनी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए हमें उस क्रॉप्स को उगाने के लिए, या लेबर कितने चाहिए उसके लिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, या प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कैसा होना चाहिए, ये प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ वो चीज़ उगाई जा रही है। और फिर उसके ट्रेड के बारे में बात करेंगे, इसका ट्रेड कैसे हो रहा है, कैसे करा जाता है। चलिए पहले आते हैं हम राइस पे। पहला मेजर क्रॉप्स यहाँ पर दिया है राइस। राइस के बारे में सभी जानते होंगे, चावल, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट फूड है हमारे डेली लाइफ का। राइस इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोस्टली कल्टिवेटेड इन द मानसून लैंड ऑफ एशिया। ये कह रहे हैं जो हमारा राइस है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, जो कि मोस्टली जो है ज़्यादातर क्या है, मानसून लैंड ऑफ एशिया, एशिया के वो जगह जहाँ पर मानसून रेनफॉल आती है, जहाँ पर मानसून रेनफॉल इफेक्ट करती है, मानसून रेनफॉल हिट करती है, उस एरियाज़ में ज़्यादातर राइस उगाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली कल्टिवेटेड इन द मानसून लैंड ऑफ एशिया, एशिया के मानसून लैंड्स में कल्टिवेट किए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड डोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और ये जो राइस है हमारा, ये कह रहे हैं ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और डोमिनेंट क्रॉप्स है किसकी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मेथड मैंने आपको बताया था, उसमें ज़्यादातर लोग राइस जो है बहुत ज़्यादा उगाते हैं, वो डोमिनेंट क्रॉप्स है वहाँ की और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है, मोस्टली लोग वही उगाते हैं, उसी की खेती करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ ग्रोन ट्वाइस और थ्राइस आ ईयर। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में तो ये एक साल के अंदर 2 बार 3 बार उगाई जाती है, मतलब एक ही खेत पर 2 बार उगाई या 3 बार उगाई एक ही साल के अंदर, एक बार उगाई फिर काटी, एक बार उगाई फिर काट दिया खेत, उसके बाद फिर उगाई, तो एक साल में 2 से 3 बार के करीब ये आराम से उगाई जाती है वर्ल्ड में कुछ जगहों पर। कंडीशन फॉर ग्रोथ, अब राइस की कंडीशन क्या है उगने की, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। उसके बाद एरियाज़ रिसीविंग लेस रेनफॉल ग्रो पैडी विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और वो एरियाज़, कौन से एरियाज़, वो एरियाज़ जिसमें बारिश बहुत कम रिसीव हो रही है, बहुत कम बारिश हो रही है, उसमें जो पैडी उगाया जाता है, मतलब जिसे हम चावल कहते हैं, पैडी हम चावल के ही खेत को कहते हैं, ठीक है, पैडी विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। तो उसमें हम पानी को कैसे देते हैं, इरीगेशन की मदद से पानी पहुंचाते हैं। वहाँ पर बारिश तो हो रही नहीं है तो इरीगेशन की मदद से हम क्या करते हैं, पानी पहुँचाते हैं। बहुत सारे इरीगेशन के मेथड हैं। अब फिर टेम्परेचर कितना चाहिए, राइस प्लांट रिक्वायर अ मिनिमम होना चाहिए था, मिनिमम लिखा है, मिनिमम ऑफ 20 डिग्री टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन एंड अबाउट 27 एंड फिर यहाँ पर लिखा है एंड अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ इट्स ग्रोथ। चावल की टेम्परेचर, मतलब चावल की खेती के लिए, पैडी की खेती के लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए, जब हम उसमें जर्मिनेशन हो रहा हो, मतलब जब सीड में से, बीज में से प्लांट निकल रहा हो, जर्मिनेट हो रहा हो, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री। और जब उसकी ग्रोथ हो रही हो, जब वो पौधा बढ़ रहा हो, जब वो प्लांट बढ़ रहा हो, तो 27 डिग्री से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए। उसमें हमारा ये टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है राइस के लिए, मतलब ये टेम्परेचर अगर है तो अच्छी फसल होगी। उसके बाद सॉइल की बात करते हैं, सॉइल कैसी चाहिए इसके लिए, फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल, इसके लिए उपजाऊ सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, जो कि हमारी एलुवियल सॉइल होती है वो सॉइल चाहिए। आर बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, ये सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है राइस कल्टीवेशन के लिए। लोमी क्ले सॉइल इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड गुड फॉर राइस प्रोडक्शन, और जो हमारी लोमी क्लेई सॉइल होती है, जो हमारी क्ले सॉइल होती है, लोमी क्ले सॉइल, वो भी हमारे राइस प्रोडक्शन के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद लेबर की बात करें, राइस कल्टीवेशन इज़ लेबर इंटेंसिव, इसमें मतलब मज़दूरों की कितनी ज़रूरत होती है, तो ये कह रहे हैं जो हमारी राइस कल्टीवेशन होती है उसके लिए लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑल द टास्क फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड्स टिल इट्स हार्वेस्ट आर डन मैनुअली, इसमें क्या होता है, जो सारा टास्क होता है सीड लगाने से लेकर उसे फसल को काटने तक, वो 1 by 1 मैनुअली किया जाता है, 1 by 1 स्टेप्स, ठीक है, तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग एरियाज़, कुछ प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के बारे में बताएंगे जहाँ पर हमारा ये राइस यानी पैडी उगाया जाता है, जैसे कि चाइना है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जापान है, आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इन इंडिया राइस इज़ ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड आसाम। और इंडिया के अंदर चावल जो कहाँ पर उगाए जाते हैं, मेनली वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में, और बिहार और आसाम में, ये जगह बताई जो इंडिया के अंदर जहाँ पर राइस की कल्टिवेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आया ट्रेड, इसका ट्रेड का क्या है,
सम ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ राइस इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड इन द इंटरनेशनल मार्केट लाइक इंडिया बासमती। ये कह रहे हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट, जो हमारे कुछ अच्छी क्वालिटी के, जो हमारी गुड क्वालिटी के राइस हैं वो जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि हमारा इंडियन बासमती चावल हमारे इंडिया में मशहूर है, और यहाँ तक कि वो इतना मशहूर है, इतना फेमस है कि वो बाहर देशों में भी भेजा जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर देशों में भी उसे बेचा जाता है, भेजा जाता है, उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वीट। हमने राइस पढ़ लिया, अब हम आ गए गेहूँ पर, यानी वीट पर। वीट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप कंज्यूम इन लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं वीट भी हमारा एक दूसरा अनदर फूड क्रॉप है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे लार्ज पार्ट में, वर्ल्ड के लार्ज पार्ट में जो है कंज्यूम किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उगाया जा रहा है। इट इज़ मोर न्यूट्रिटिव एंड डाइटफुल देन राइस। ये कह रहे हैं ये चावल से ज़्यादा डाइटफुल होता है और चावल से ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, मतलब चावल से ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद इट कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं इसके अंदर? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिएंट्स, तीनों चीज़ें ये पाई जाती हैं गेहूं के अंदर, जिसकी हम रोटी खाते हैं आटा बना के। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब इसकी कंडीशन क्या चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे गेहूँ उगाने के लिए? तो यहाँ पर है रेनफॉल। पहला है हमारा रेनफॉल, बारिश की बात करें। इट ग्रोज वेल इन द एरियाज़ विच रिसीव एनुअल रेनफॉल 40 to 70 सेंटीमीटर। मतलब ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, जैसे कि चावल में हमें चाहिए थी 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है 40 से 75 सेंटीमीटर तक की अगर एनुअली पूरे साल में बारिश हो रही है तो ये सही से उग जाएगा, अच्छे से हमारी इसकी खेती हो जाएगी। ऑल्सो ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। और अगर बारिश नहीं भी है तो उसके लिए हम इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर लेते हैं और हमारी ये आराम से इसकी खेती हो जाती है। फिर टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड 15 डिग्री to 20 डिग्री एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। और इसका टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस जब हम बीज लगा रहे हों, और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जब होना चाहिए जब वो उग रहा हो। मतलब अब इन खेती जब करते होंगे इसकी, तो किसान जब करते होंगे जब नॉर्मली 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होता, मतलब ठंड में ही करते होंगे इसकी खेती, ठंड में ही टेम्परेचर गिरता है। और जब तक ये उगता है, जब तक इसकी ये हाइट, मतलब ये जब ग्रो कर रहा होता है तो टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री तक का होना चाहिए। तो इसीलिए सीजनल क्रॉप्स भी हो जाती हैं, हर सीज़न में नहीं उगा सकते। हम गर्मी में उगाएंगे तो ये जल जाएगा, क्यों? गर्मी में जो है टेम्परेचर हाई होता है, तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, तो हम गर्मी में नहीं उगा सकते इसे। फिर सॉइल की बात करते हैं। ऑल्दो वीट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल बट लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर वीट कल्टिवेशन। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि हमारी जो वीट है, हमारा जो गेहूँ है, वो कई तरह की सॉइल्स पे उगाया जा सकता है, मगर जो लोमी सॉइल होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है गेहूँ की खेती के लिए। कौन सी सॉइल? लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तक कि वो काफ़ी सॉइल्स पे हम इसे उगा सकते हैं, मगर जो लोमी सॉइल्स होती है वो बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रिलीफ। अब इसका रिलीफ्स मतलब ऑल्दो वीट इज़ ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं किस जगह पर उगता है, ये कह रहे हैं किस तरीके का मतलब ज़मीन चाहिए, किस तरीके का सरफेस चाहिए। ये कह रहे हैं जहाँ तक कि हमें पता है जो हमारा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा गेहूँ है वो हर जगह पर, ज़्यादातर जगह पर उगाया जा रहा है। इट इज़ ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स एंड इन द प्लेन्स। ये कह रहे हैं ये जो है हमारा पहाड़ी इलाके में भी उगाया जा रहा है, प्लेन इलाके में भी उगाया जा रहा है। बट इट इज़ मोस्टली एंड वाइडली ग्रोन इन द प्लेन एरियाज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मगर ज़्यादातर और ज़्यादा तौर पे, मतलब ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा जगह में, ज़्यादातर कहाँ पर उगाया जाता है? ये प्लेन एरियाज़ में। किसकी मदद से? मशीन्स की मदद से। मतलब स्लोप एरियाज़ में इतना नहीं उगा पाते हैं इसे, इतना नहीं उगाया जाता है। ज़्यादातर किस में उगाया जाता है? कौन सी जगह पर? प्लेन एरियाज़ में। किसकी मदद से? मशीन्स की मदद से। नेक्स्ट है हमारा लेबर। लेबर में क्या है? इट इज़ ग्रोन मैनुअली ऑन द हिल स्लोप्स। ये कह रहे हैं लेबर में क्या है? इट इज़ ग्रोन मैनुअली ऑन द हिल स्लोप बिकॉज ऑफ द हार्श रिलीफ कंडीशन एज हैवी मशीन्स कैन नॉट बी यूज़। ये कह रहे हैं लेबर जो है, मजदूर जहाँ ज़्यादा कहाँ पर चाहिए? हिल्स पर, हिल स्लोप्स पर। अगर हम देखें तो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हम मशीन्स को ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते। हैवी मशीन्स, भारी भारी मशीन्स जो हैं हम वहाँ पर जो है यूज़ नहीं कर सकते, ले ही नहीं जा सकते इतनी ऊपर, तो वहाँ पर यूज़ क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है? बट इन द प्लेन इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। मगर जो मशीन्स हैं वहाँ पर हम, जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर हम मशीन्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो हिल एरियाज़ में होती है। अगर हम हिल एरियाज़ में, पहाड़ी इलाके में गेहूँ उगा रहे हैं तो वहाँ पर इतनी मशीन्स, इतनी हैवी मशीन्स ऊपर नहीं जा पाती, या हम उसे वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाती।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, मज़दूरों की यानी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मगर अगर हम प्लेन एरियाज़ की बात करें तो प्लेन एरियाज़ में हमारी ये मशीन्स आराम से हमारी चल के जा सकती है, कैरी करके हम ले जा सकते हैं और वहाँ पर हम मशीन्स का यूज़ भी करते हैं। प्रोड्यूसिंग एरियाज़, अब कुछ प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आर चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। ये कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जगह के नाम बताए इन्होंने जहाँ पर गेहूं की खेती होती है, किसकी, वीट की खेती होती है ज़्यादातर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जैसे बताए इन्होंने, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका का, मतलब यूएसए अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। ये जगहें बताई जहाँ पर इसकी खेती होती है। इन इंडिया वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ आर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर वीट प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन कौन सी जगह है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये कुछ जगहों के नाम बताए जहाँ पर इंडिया के अंदर खेती होती है किसकी, वीट की। उसके बाद ट्रेड की बात करते हैं, इसका ट्रेड कैसे होता है। द यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस आर मेजर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये कह रहे हैं जो हमारी इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया से जो ट्रेड होता है मतलब इसका एक्सपोर्टेशन कैसे होता है, तो ये कह रहे हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस कुछ मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं किसका, वीट का। मतलब इस यहाँ से वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ बहुत, मतलब ये वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मतलब ये है जहाँ से सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट होता है, इधर उधर दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। उसके बाद आ गए हम मिलेट्स। मिलेट्स क्या है, ज्वार, बाजरा एंड रगी आर कॉल मिलेट्स। देखो जो ज्वार होता है, बाजरा होता है और रगी जो होता है, जो बीजें होती हैं आपने खाई होंगी, इन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। एंड आर कोर्स ग्रेन्स, और इन्हें हम कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहलाती हैं ये सारी, क्या होती हैं, कोर्स ग्रेन होती हैं। और हम कहते क्या हैं इन तीनों को, मिलेट्स। मिलेट्स में अगर आपसे पूछे मिलेट्स क्या होते हैं तो मिलेट्स में क्या क्या आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है और रगी आता है। मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये कह रहे हैं जो हमारी मिलेट्स होती है वो हम लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ जगह पे जहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं है, एंड सैंडी सॉइल, और जो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी जो है, उस पर भी हम आराम से इसे उगा सकते हैं। इट इज़ हार्डी क्रॉप विच कैन ग्रो इवन ऑन सैंडी सॉइल। और ये हमारी हार्डी क्रॉप होती है, ये जो है इजीली सैंडी सॉइल पे हम उगा सकते हैं। लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स। और ये कह रहे हैं कम टेम्परेचर चाहिए इसके लिए और हाई रेनफॉल चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। मतलब ये गर्म जगह पर उगेगी जहाँ पर बारिश कम होती हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता हो, उस जगहों पर हमारा मिलेट्स आराम से उग जाएगा। ऐसी जगहें हमारे मिलेट्स उगाने के लिए चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मिलेट्स। Millets are grown in many parts of India and in some other countries such as Nigeria, Brazil, Egypt, China and the USA। ये कह रहे हैं जो हमारा मिलेट्स है वो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में उगाए जाते हैं और जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी उगाए जाते हैं, जैसे कि नाइजेरिया है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है, चाइना है और यूएसए है। इन जगहों पर भी मिलेट्स की खेती होती है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, अब इसकी कंडीशन के बारे में बात करें तो इसकी रेनफॉल क्या है, 20 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल मिल जाए तो इसके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 27 डिग्री से 32 डिग्री जब होना चाहिए, जब हम इसकी मतलब जब इसकी ग्रोथ हो रही हो। 27 से 32 डिग्री का टेम्परेचर कब चाहिए, जब इसकी ग्रोथ हो रही हो। ग्रोथ के लिए मतलब ये जब बढ़ रहा हो तो इसके लिए हमें 27 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ऑल्दो इट रिक्वायर्स अ शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न, और यहाँ तक कि इसके लिए जो है एक शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबे समय नहीं लेता ये उगने में, बहुत जल्दी उग जाता है। सॉइल की बात करें, देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इन विच इट इज़ ग्रोन। ये कह रहे हैं सॉइल की बात करें तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉइल नहीं है कि ये इसी में ही उगेगा, इसी तरीके की मिट्टी में उगेगा, ठीक है, ऐसी कोई इसकी सॉइल नहीं है। इट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल, सैंडी, फर्टाइल, इवन इन हार्श टेरेन। ये कह रहे हैं इसके लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर सॉइल नहीं है कि खाली ये सैंडी सॉइल में उगेगा या खाली फर्टाइल सॉइल में उगेगा या हार्श सॉइल में उगेगा या एलुवियल सॉइल में उगेगा। तो इसके लिए ऐसी कोई सॉइल नहीं है कि ये एक ही इसी तरह की सॉइल हो तभी उगेगा। इसमें क्या है, इट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स। ये जो है वेराइटी ऑफ सॉइल्स में उग सकता है, जैसे कि सैंडी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, यहाँ तक कि वो हार्श टेरेन सॉइल है उसमें भी उग सकता है। हार्श सॉइल मतलब सख्त सॉइल, ठीक है, जो बहुत ही कम उपजाऊ हो, लेस फर्टाइल हो। प्रोड्यूसिंग एरियाज़, अब प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें, मिलेट्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया, नाइजेरिया, चाइना। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कुछ जगहों के नाम बताए इन्होंने, जैसे कि इंडिया, नाइजेरिया और चाइना, यहाँ पर मिलेट्स उगाए जाते हैं। और जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगाने में आता है, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में। इट इज़ ग्रोन इन तमिलनाडु। इंडिया के अंदर कहाँ पर उगाया जाता है मिलेट्स? तमिलनाडु के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के वेस्ट वाले हिस्से में, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। एंड द यूएसए इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ सोरघुम इन द वर्ल्ड। और सोरघुम होता है एक मिलेट्स, वो यूएसए में उगता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए है सोरघुम का। किसमें? वर्ल्ड में पूरे। उसके बाद बात करते हैं मेज़। मेज़ क्या है? इट इज़ थर्ड मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं ये जो है हमारा तीसरा मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का। इट ओरिजिनेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है? सेंट्रल अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ। कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ? ये सेंट्रल अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ। फ्रॉम वेयर इट स्प्रेड इन होल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेज़ जो है हमारा, ये जो है सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया होगा? सेंट्रल अमेरिका में उगाया होगा, वहीं से ओरिजिन हुआ, इसका शुरुआत हुई और फिर हल्के हल्के करके वो जो है पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, फैल गया। इट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये कह रहे हैं ये जो है हमारा वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में, वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगाया जा सकता है। इट इज़ यूज़ फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। और ये जो है हमारा फूड के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में हम इसे फॉडर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब ये फॉडर क्या होता है? फॉडर किसे कहते हैं? फॉडर कहते हैं चारा, जो हम जानवरों को देते हैं खाने के लिए। तो जो हमारा मेज़ है ये हम खाने के तौर पर तो यूज़ करते हैं और चारे के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मतलब जो अब मेज़ जो दाने होते होंगे ये निकाल लिए जाते होंगे और जो बचता है उसके पत्ते वत्ते बचते हैं नीचे, जो पतली पतली जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स क्या पतली पतली तनी होती हैं उसमें, वो जो है फॉडर के तौर पर, यानी किसके तौर पर? चारे के तौर पर, जानवरों का जो चारा होता है, खाना होता है, उसके तौर पर उसे यूज़ करते हैं। कंडीशन फॉर ग्रोथ। अब इसकी कंडीशन क्या है ग्रोथ के लिए? मतलब क्या कंडीशन चाहिए जिस पे ये उगेगा? रेनफॉल वेरिंग फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं 50 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल अगर मिल रही है तो उसके लिए बेस्ट सिचुएटेड है फॉर इट्स कल्टिवेशन। इसके लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है इसकी कल्टिवेशन के लिए। फिर इट कैन नॉट विदस्टैंड एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और ये कह रहे हैं वहाँ पर उस एरियाज़ में ये विदस्टैंड नहीं कर पाएगी, उस एरियाज़ में हम नहीं उगा सकते जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। टेम्परेचर कितना चाहिए? बेस्ट ग्रो इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जिस एरिया में रहता है या जिस टाइम में रहता है, उस टाइम में हम मेज़ की कल्टिवेशन आराम से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 124 ओपन कर लिए। 124 सॉइल का क्या है? मेज़ इज़ बेस्ट ग्रोन इन वेल ड्रेन प्लेन सॉइल। ये कह रहे हैं मेज़ जो है किस सॉइल में उगती है? बहुत अच्छे से गीली सॉइल हो, मतलब ऐसी सॉइल जो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन हो। सॉरी ड्रेन किसे कहते हैं? सूखी। वेल ड्रेन प्लेन सॉइल, ड्रेन मतलब सूखी सॉइल में, ठीक है, ड्रेन हो, अच्छे से सूखी हुई सॉइल हो, उसमें उगती है ये। और सॉइल कैसी होनी चाहिए? प्लेन एरियाज़, मतलब प्लेन सॉइल। उसके बाद प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, द यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस एंड अर्जेंटीना आर मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अब कुछ कंट्रीज़ के नाम बताए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आता है इसका नाम, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है। ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारी किसकी प्रोडक्शन होती है? मेज़ की। उसके बाद कॉटन आ गया हमारा। कॉटन हमारा नेक्स्ट है। कॉटन इज़ अ फाइबर एंड क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ये कह रहे हैं जो हमारा कॉटन है वो एक फाइबर है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, एंड क्लोथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट, और उससे कपड़े बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ यूनिवर्सल फाइबर। और कॉटन को हम यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं बच्चों, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। कॉटन इज़ अ यूनिवर्सल फाइबर, आपको ये पता होना चाहिए कॉटन इज़ अ यूनिवर्सल फाइबर। इट कम्स अंडर नॉन फूड क्रॉप। और ये हमारा नॉन फूड क्रॉप में आता है। क्यों? क्योंकि ये खाने की क्रॉप नहीं है, हम इसे खा नहीं सकते, तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फूड क्रॉप, जो कि खाने का क्रॉप नहीं है, ऐसी फसल जो हमारे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। एंड इज़ प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल पर्पजेज़। और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी स्टेपल फाइबर। और ये क्या होता है? एक सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्टेपल फाइबर होता है दैट टेंड्स टू ग्रो इन कैप्सूल शेप बॉल। और ये उगता कैसे है? किस में उगता है? एक कैप्सूल आपने दवा खाई होगी बच्चों, जो कैप्सूल होती है प्लास्टिक की, कैप्सूल के शेप की बॉल होती है, उसके अंदर उगती है। आपने अगर कभी कॉटन का प्लांट देखा होगा तो ऐसा लगा होगा कैप्सूल है, कैप्सूल के शेप की, हमारे बॉल टाइप की, ऊपर फूल टाइप का होता है, उसमें उगी होती है कॉटन। अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में होती है।
कंडीशन फॉर ग्रोथ, अब इसकी कंडीशन क्या है इसकी ग्रोथ के लिए? रेनफॉल की बात करें, कॉटन इज़ मेनली ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट्स। जो कॉटन होता है वो किस एरियाज़ में उगता है? जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट हो, मतलब सूखा एरियाज़ हो, जहाँ पर बारिश ज़्यादा ना होती हो। इट रिक्वायर 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर की बस रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर 20 डिग्री टू 27 डिग्री यानी 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो कंडीशन होती है कॉटन की वो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस अगर है तो आराम से वहाँ पर कॉटन उगा सकते हैं हम। फ्रॉस्ट इज़ हार्मफुल फॉर इट्स ग्रोथ, और ये कह रहे हैं जो फ्रॉस्ट होता है वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। हैंस इट नीड ऑलमोस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर इट्स ग्रोथ, और ये कह रहे हैं हैंस इसीलिए क्या है 210 दिन कम से कम चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, मतलब 210 दिन कम से कम ऐसे होने चाहिए जिसमें इस पर फ्रॉस्ट ना लगे, मतलब फ्रॉस्ट इस पर इफ़ेक्ट ना करे। तो 210 दिन तक अगर फ्रॉस्ट से आपने इसे बचा लिया तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब कॉटन उग जाएगा। अगर फ्रॉस्ट इस पर लग गया तो इस पर क्या होगा, कॉटन हमारा उग नहीं पाएगा। कम से कम 210 दिन चाहिए हमें फ्रॉस्ट से बचाए रहने के लिए। अब ये फ्रॉस्ट होता क्या है? फ्रॉस्ट कहते हैं ठंड, मतलब 20 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और फ्रॉस्ट कहते हैं ठंड। किसे कहते हैं? फ्रॉस्ट, ठंड। तो कम से कम हमें 210 दिन ऐसे चाहिए। अगर 210 दिन तक हमने फॉग से, कोहरे से, क्या जो कोहरा होता है उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट, कोहरे से, ठंड से अगर हमने ऐसे क्लाइमेट से इसे बचा लिया, ठीक है, जो हमारा क्या होता है फ्रॉस्ट होता है, मतलब जो हमारा कोहरा होता है, ऐसे टेम्परेचर से हमने अगर ऐसे मौसम से बचा लिया इसे हमने, तो ये हमारा कॉटन आराम से उग जाएगा। और कितने दिन तक कम से कम बचाना है इसे? 210 दिन। होते कितने हमारे 365-66 डेज होते हैं, उसमें से हमें 210 दिन तक इसे बचाए रखना है, तब इसकी खेती हो पाती है। सॉइल की बात करें, सॉइल कैसी चाहिए? फर्टाइल सैलाइन सॉइल विद हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ये कह रहे हैं एक तो उपजाऊ सॉइल होनी चाहिए और सैलाइन सॉइल होनी चाहिए जिसके पास ज़्यादा रिटेंशन कैपेसिटी हो, कि वो पानी को ज़्यादा रिटेन कर पाए। अगर ऐसी सॉइल उसे मिल रही है तो कॉटन आराम से उग जाएगी। उसके लिए कॉटन की कल्टीवेशन के लिए वो आइडियल सॉइल है। लोमी सॉइल विद हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और लोमी सॉइल है अगर उसके पास भी हाई वाटर रिटेंसिटी है, कि वो हाई वाटर रिटेन कर पा रही है अपने अंदर, उसके पास हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, तो वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल होगी। उसके बाद लोमी सॉइल विद हायर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर इट्स कल्टीवेशन। और अगर लोमी सॉइल ऐसी है जिसके अंदर हाई कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है तो भी ये जो है इसके लिए बेस्ट सिचुएटेड सॉइल मानी जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिकली स्पीकिंग वॉल्केनिक ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल आर सिचुएटेड फॉर इट्स कल्टीवेशन। ये कह रहे हैं अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो हमारा वॉल्केनिक सॉइल है, जो वॉल्केनो से निकलती है, या ब्लैक सॉइल या एलुवियल सॉइल होती हैं, वो इसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने देखा होगा जो खेती होती है इसकी ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल पे आराम से की जाती है। और जो हमारा जो जहाँ पर लावा होता है, जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, जो लावा निकलता है, वहाँ पर जो सॉइल बनती है वो सॉइल भी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। फोर्थ है हमारा प्रोड्यूसिंग एरियाज़। अब ये कहाँ पर उगाई जाती हैं? द USA, चाइना, इंडिया, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्पेसिफिकली गुजरात, महाराष्ट्र और उज़्बेकिस्तान आर सम ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड के अंदर कुछ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसे कि USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और चाइना में। और इंडिया के अंदर वो जगह जहाँ पर ब्लैक सॉइल रीजन है, मतलब जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया स्पेसिफिकली गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र हो गया, और एक है फिर उज़्बेकिस्तान जो है। ये सारी जगहें क्या हैं हमारी यहाँ पर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये हमारी। फिर नेक्स्ट है हमारा जूट हमारा नेक्स्ट क्रॉप है। उसके बाद लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट है कॉफ़ी, फिर हमारा टी। तो जल्दी जल्दी इसे कर लेते हैं। जूट क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप एज कॉटन। ये कह रहे हैं जूट भी हमारा एक फाइबर क्रॉप है जैसे कि हमारा कॉटन है। इट इज़ ऑल्सो अ कमर्शियल क्रॉप ग्रोन फॉर सेल। और ये कह रहे हैं ये भी एक हमारा कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप उसे कहते हैं जो कि हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हों, अपने यूज़ के लिए ना कर रहे हो। तो जो हमारा जूट है वो भी एक कमर्शियल क्रॉप है, इसलिए उगाया जाता है कि हम उसे बेच सकें। ठीक है, किस लिए उगाया जाता है? उसे बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे बेचने के लिए उगाया जाता है, ना कि उसे यूज़ करने के लिए।
उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सो मैनी थिंग्स लाइक रोप्स, मैट्रेस, कारपेट एंड बास्केट एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं जूट जो उगाया जाता है, जूट किस लिए यूज़ किया जाता है? काफ़ी चीज़ों को उगाने के लिए, काफ़ी चीज़ों को बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ें? जैसे कि रस्सी बनाते हैं, मैट्रेस यानी जो हमारी चटाई जो होती है घर में जो मैट बिछाते हैं वो, और हमारे जो कारपेट बनते हैं, जो हमारी टोकरियाँ बनती हैं, बास्केट्स बनते हैं, इन सब चीज़ों को हम किससे बनाते हैं? जूट से बनाते हैं। ठीक है, तो जूट इसीलिए लोग बाहर सेल कर देते हैं, फिर कंपनी ख़रीद लेती हैं, उससे फिर सामान बनाती है, रस्सियाँ बनाती हैं, मैट्रेस बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, पायदान होते हैं वो बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनते हैं जूट से। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इसकी कंडीशन पे कि कैसी कंडीशन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर है रेनफॉल। तो रेनफॉल कैसा चाहिए? नॉट मोर देन 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए इसके लिए। टेम्परेचर की बात करें तो 22 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर 22 डिग्री है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, इन सब में से कोई सा भी टेम्परेचर है, इसमें जूट उगा सकते हैं आप। सॉइल की बात करें, ग्रो इन लोमी एज वेल एज इन एलुवियल सॉइल। जो हमारी सॉइल होती है वो कैसी सॉइल इसके लिए सही है? लोमी सॉइल। कैसी सॉइल इसके लिए चाहिए? लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद इसकी प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें कि ये किस एरियाज़ में उगाई जाती है, तो किस एरियाज़ में उगाई जाती है ये? जैसे कि यहाँ पर एरियाज़ दिए हुए हैं, प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना और आर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कुछ तीन ये मतलब यहाँ पर नाम दिए हैं, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर। सबसे ज़्यादा जूट यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज़ में उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन, ठीक है। इन इंडिया जूट इज़ ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्टर्न बंगाल। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जूट जो उगाया जाता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहाँ पर वेस्टर्न बंगाल में वहाँ पर उगाया जाता है, और बिहार के अंदर, आसाम के अंदर और उड़ीसा के अंदर। ये 4-5 जगह बताई जो इंडिया के अंदर हैं जहाँ पर जूट की खेती की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा कॉफ़ी। अब कॉफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। कॉफ़ी में क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी। ये भी कह रहे हैं ये जो हमारा कॉफ़ी है ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि हमारा टी है। टी भी हमारा क्या है? एक प्लांटेशन क्रॉप है, और ये भी क्या है? हमारा एक प्लांटेशन क्रॉप है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बेरी ऑफ अ सब ट्रॉपिकल बुश। ये कहते हैं ये जो एक सब ट्रॉपिकल बुशेज़ होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसके बेरीज से, उसकी जो बेरीज़ होती हैं उससे ये ऑब्टेन होता है। इट्स सीड मतलब बीज। इट्स सीड्स आर रोस्टेड, मतलब इसकी सीड जो होती हैं पहले उसे भूना जाता है, रोस्ट किया जाता है, सेका जाता है, एंड ड्राइड, और उसे सुखाया जाता है, एंड देन सोल्ड इन द मार्केट, और उसके बाद उसे फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है? पहले उसे पिलक किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, ठीक है। उसकी जो बेरीज होती हैं उसमें से बीज निकाली जाती हैं, बीज निकाल के उसे भूना जाता है, यानी भून देते हैं उसे। क्या करते हैं? भून देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, ठीक है। रोस्ट करने के बाद उसे सुखा के, उसे ड्राई करके क्या करते हैं? उसे हम सोल्ड कर देते हैं मार्केट के अंदर। कंडीशन फॉर ग्रोथ, इसकी कंडीशन क्या चाहिए? रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, प्रोड्यूसिंग एरियाज। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर रेन चाहिए इसके लिए, मतलब बारिश ज़्यादा चाहिए इसके लिए। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है उस इलाके में ये हम कॉफ़ी उगा सकते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। टेम्परेचर की बात करें, इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 15 से 30 डिग्री तक का अगर टेम्परेचर इसे मिल रहा है तो हम इसे उगा सकते हैं उन जगहों पर, या उस एरियाज़ में, या उस टाइम में जहाँ पर जिस टाइम में 15 से 30 सेंटीमीटर का टेम्परेचर है तो हम इसे उगा सकते हैं। सॉइल की बात करते हैं। सॉइल, इट रिक्वायर्स अ डीप, पोरस एंड गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस मिक्स इन सॉइल। ये कह रहे हैं सॉइल कैसी चाहिए? ज़्यादातर पोरस हो, गुड अमाउंट की ह्यूमस उसके अंदर अगर मिक्स है। सॉइल हमारी कैसी चाहिए? डीप चाहिए, पोरस चाहिए, मतलब काफ़ी उसकी जो सॉइल की लेयर है वो काफ़ी डीप हो, ठीक है। ऐसी नहीं कि पतली लेयर हो सॉइल की, कम लेयर हो वहाँ पर। और हमारी वो पोरस होनी चाहिए। पोरस मतलब जैसे आपने देखा होगा पोर्स जिसमें होते हैं, पोरस जिसमें एयर इजीली पास हो जाए, पोरस, ठीक है। फुसफुसी जिसे हम कहते हैं, पोरस सॉइल। और गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस मिक्सड इन सॉइल, और उस सॉइल में जो मिक्सड है वो जो ह्यूमस है वो ज़्यादा अमाउंट में मिक्स होना चाहिए, मतलब ह्यूमस उसमें ज़्यादा ऐड होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाई कोलंबिया। ये कह रहे हैं ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाता है, उसके साथ साथ कोलंबिया भी वर्ल्ड में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर कहाँ पर उगाया जाता है? जो हमारा वेस्टर्न स्लोप्स है, जो स्लोप्स है वेस्टर्न घाट का, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का, इन एरियाज़ में हमारे कॉफ़ी उगाए जाते हैं। फिर आ गए हम टी पर। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो हमारा बीवरेज क्रॉप्स है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स माना जाता है वर्ल्ड के अंदर। बीवरेज कहते हैं ऐसी लिक्विड, ऐसा जिसे हम कहते हैं ऐसा लिक्विड जो कि हम पी सकें। बीवरेज में क्या क्या आ गया? कॉफ़ी आ गई, चाय आ गई, पानी आ गई, मतलब जिसे हम ड्रिंक कर सकें उसे हम कहते हैं बीवरेज।
तो ये क्या है, एक बेवरेज क्रॉप्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। नो सोसाइटी इज़ अनअवेयर ऑफ इट, और ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होगी जो इसके बारे में ना जानती हो, जो इससे अनअवेयर हो। ठीक है, हर कोई इससे अवेयर है, हर कोई इसे जानता है। चाय क्या होती है, टी क्या होती है, हर कोई जानता है। इट इज़ अ लेबर, उसके बाद इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी, और ये एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। मतलब यहाँ पर काफ़ी टी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द बुश विच इज़ एवरग्रीन इन नेचर एंड मेनली ग्रोन इन द हिल स्लोप्स। ये कह रहे हैं ये जो है झाड़ियों से ड्राइव होती है। किससे ड्राइव हुई है, एक झाड़ियों से, बुशेस से, जो कि हमारी हमेशा एवरग्रीन होती है, मतलब हमेशा हरी भरी रहती है नेचर में, और मेनली जो उगाई जाती है वो हिल स्लोप्स में, मतलब पहाड़ी इलाके जो होते हैं, पहाड़ की जो स्लोप्स होती हैं, ढलानें होती हैं, उस पर उगाई जाती है, उस पर इसकी खेती होती है। द टी प्लांट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, और ये कह रहे हैं जो टी प्लांट होता है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा देखभाल चाहिए उसके लिए। मतलब अगर टी प्लांटेशन कोई कर रहा है तो उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है। इट नीड्स टू बी प्रियून्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे हमें टाइम टू टाइम उसे क्या करना पड़ता है, प्रियून करना पड़ता है। प्रियून करने का मतलब क्या है, छांटना, मतलब उसे काटना पड़ता है, उसमें बीच बीच में उसे छांटना पड़ता है, कम करना पड़ता है, वरना वो इतनी डेंस हो जाती है, इतनी घनी हो जाती है कि बहुत मुश्किल होगी बाद में। ठीक है, वो एक दूसरे को फिर डिस्ट्रॉय कर देगी, ख़राब कर देगी, तो उसे छांटना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है, उसे देखना पड़ता है। इसके लिए अब इतनी बड़ी फील्ड पर अगर आप टी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाय उगा रहे हैं, पत्ती उगा रहे हैं, चाय की पत्ती जिसे हम कहते हैं, तो टी लीव्स के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे लेबर चाहिए होते हैं। इसीलिए हमने कहा इंटेंसिव एक्टिविटी करने के लिए लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। Later on leaves are picked and processed in the factories and supplied in the market for the use। ये कह रहे हैं बाद में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उसे तोड़ा जाता है, पिक किया जाता है, और तोड़ के उसे फिर फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, उसे साफ़ किया जाता होगा या कुछ करा जाता होगा, और उसे फिर सप्लाई कर दिया जाता है मार्केट में। किसके लिए, कि उसे लोग बाग यूज़ कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट, इट इज़ वन ऑफ द ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन श्रब्स, और ये सबसे ज़्यादा जो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन श्रब्स है उसमें आता है। मतलब ये हमेशा हरा भरा रहने वाला ब्रॉड लीव्ड श्रब्स है। मतलब ये एक तो श्रब है और इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, इसलिए ब्रॉड लीव श्रब्स कहा है इसे। और एवरग्रीन क्यों कहा है, क्योंकि ये हरा भरा रहता है। इसकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन फॉर ग्रोथ की बात करें, रेनफॉल कितनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड इट्स रिक्वायर 125 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसे भी ज़्यादा बारिश चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी क्यों चाहिए होता है, तो 125 से 250 तक की रेनफॉल चाहिए इसे, 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल इसके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के क्या है, इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर ज़रूरी होता है। सॉइल की बात करें, इट ग्रोज वेल इन सॉइल्स विच आर वेल सप्लाइड विद द ह्यूमस कंटेंट। ये कह रहे हैं ये उन सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उगती है जो कि जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा मौजूद हो, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, उसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा हो। उसके बाद प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें, इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना, श्रीलंका, केनिया, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश। अगर हम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा चाय उगाती है, टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में इसका नाम आता है। उसके साथ साथ चाइना है, श्रीलंका है, केनिया है, जापान है, इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था बच्चों, पार्ट नंबर हमने 7 स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पार्ट नंबर 7 कंप्लीटेड। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 7 कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप भी लिख लिए पार्ट 7 कंप्लीटेड लिख लिए। उसके बाद पार्ट 7 कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा पार्ट 8। यहाँ पर आप लिख लिए इस जगह पर पार्ट 8 स्टार्टेड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 8 स्टार्टेड, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वैसे भी हमारी 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी हो गई वीडियो। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे पार्ट 8। सो इसमें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्मिंग इन इंडिया, और इसके बाद यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ रह गए, ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रह गया है बाकी। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।